हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम करने वाले हैं 9.4 एक्सरसाइज के आगे के क्वेश्चन 11 to 16। ठीक है, तो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि हमें डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है और हम उससे जनरल सोल्यूशन निकाल पाएंगे। तो जनरल सोल्यूशन निकालने के लिए बेसिकली आप क्या करते थे कि वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म से अपने वाई वाले टर्म्स को एक साइड ले जाते थे और एक्स वाले टर्म को एक साइड ले जाते थे और फिर आप इंटीग्रेट कर देते थे दोनों साइड। और उसके बाद अब अगर आपको पर्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड करना है तो बेसिकली जनरल सोल्यूशन जब आप फाइंड करते थे तो आपका एक कांस्टेंट क्रिएट हो जाता था। तो उसको कांस्टेंट को रिमूव करने के लिए आपको कुछ कंडीशन दे रखी होगी कि कर्व इस कोऑर्डिनेट से पास हो रहा है तो आप सी की वैल्यू निकाल पाओगे बेसिकली। तो इसको इन क्वेश्चन में भी हमें यही करना है। तो चलो 11th क्वेश्चन करते हैं स्टार्ट। तो 11th क्वेश्चन में क्या दिया हुआ आपको, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस एक्स। अब इसमें क्या और वाई और एक्स की वैल्यू दी है ताकि आप पार्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड कर पाओ। ठीक है, तो अब वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म लगाएंगे और एक्स वाली टर्म एक साइड ले जाओगे और वाई वाली टर्म एक साइड ले जाओगे तो आपका कुछ ऐसा बन जाएगा। अब आप इसको फैक्टराइज कर लोगे, नीचे वाली टर्म को फैक्टराइज करोगे तो आपके पास ये टर्म आ जाएगी। अब इसमें आप कुछ अच्छे कंसेप्ट सीखने वाले हो। बेसिकली लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे जिसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का यूज़ हो रहा था, पर इन क्वेश्चन में डिफरेंट कंसेप्ट यूज़ होंगे इंटीग्रेशन के, जो कि है इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। तो अब आप देखो इस वाली चीज़ को ध्यान से देखो, इस वाले टर्म को आपको इंटीग्रेट करना है तो आप इसको डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं कर सकते, इसका कोई भी फॉर्मूला नहीं है। और दूसरी चीज़ आप फैक्टराइज भी नहीं कर सकते इनको ताकि आपकी फॉर्म इंटीग्रल बन जाए जिसको आप इंटीग्रेट कर पाओ। तो बेसिकली एक कंसेप्ट आता है आपके पास इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, अब पार्शियल फ्रैक्शन में आपको बस एक चीज़ देखनी है कि मेरे डिनोमिनेटर में क्या टर्म्स है। तो आपके डिनोमिनेटर में दो टाइप की टर्म हो सकती है, लीनियर या फिर क्वाड्रेटिक। ठीक है, तो इसी बेसिस पे हम एक बेसिकली आपका इंटीग्रल बना पाएंगे जो कि इंटीग्रेट हो जाए आपका बेसिकली। ठीक है, तो इसमें पार्शियल फ्रैक्शन में आपके पास 5 टाइप होते हैं। तो पहला टाइप क्या होता है, आपको डिनोमिनेटर को देखना है कि दोनों टर्म लीनियर है तो आपको आप अपने बेसिकली इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हो, a बाय एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी। ठीक है, अगर आपके पास नीचे वाली टर्म लीनियर है बट उसका स्क्वायर दिया हुआ आपको तो आप लिख सकते हो उसको a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, और a और b की वैल्यू आप निकाल लोगे बेसिकली, वो आगे बताऊंगा मैं, क्वेश्चन में समझ आएगा अच्छी तरह से। अब आपको नीचे 3 टर्म दी हुई है बेसिकली, तो 3 टर्म के लिए आपको अलग अलग 3 इक्वेशन सोल्व करने, 3 कोफिशिएंट आएंगे आपके पास, a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी प्लस सी अपॉन एक्स माइनस सी। अगले में आपको मान लो लेट्स से कि दोनों लीनियर टर्म है पर एक में स्क्वायर है तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, ये वाली फॉर्म आएगी आपकी, a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस सी अपॉन एक्स माइनस बी। ठीक है, अब जो लास्ट टर्म है वो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। अब इसमें लीनियर है, एक क्वाड्रेटिक है, और क्वाड्रेटिक भी आपको क्वाड्रेटिक में आप इसको फर्दर फैक्टराइज नहीं कर सकते, ये मैंने नोट में भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, तो a अपॉन एक्स माइनस ए तो डायरेक्ट लिख दोगे, पर आपको क्वाड्रेटिक के ऊपर न्यूमरेटर में लिखना पड़ेगा बी एक्स प्लस सी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है बेसिकली। तो अगर आप अपने क्वेश्चन पे, ओरिजिनल क्वेश्चन पे जाते हो तो आपको इस चीज़ को इंटीग्रेट करना है। तो आपके पास एक टर्म लीनियर है और एक टर्म क्वाड्रेटिक है। ठीक है, तो आपकी 5th फॉर्म लगेगी इसके अंदर। ठीक है, 5th फॉर्म लगेगी तो क्या करेंगे, आप अपनी इस वाली टर्म को ऐसे लिख सकते हो, a अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन बी प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब कुछ नहीं करना आपको, बेसिकली दोनों साइड एलसीएम ले लेना है। एलसीएम लोगे तो a का कोफिशिएंट मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 के साथ, और बी एक्स किसके साथ, बी एक्स प्लस सी किसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक्स प्लस 1 के साथ। अब आगे कुछ भी नहीं है, काफ़ी ईजी है। बेसिकली आपको मल्टीप्लिकेशन करना है और क्या करना है, आपको दोनों के कोफिशिएंट कंपेयर करने हैं। अब देखो आपके लेफ्ट साइड में क्या है, 2x स्क्वायर प्लस एक्स, तो आप क्या करो, राइट साइड में एक्स स्क्वायर की टर्म को एक साथ लिख लो। ठीक है, एक्स स्क्वायर की टर्म आप एक साथ लिखोगे तो आपके पास आ जाएगा a प्लस बी। ठीक है, और एक्स की टर्म को लिखोगे एक साथ तो आ जाएगा b प्लस सी, और कॉन्स्टेंट हो जाएगा आपके पास a प्लस सी। ठीक है, अब कोफिशिएंट कंपेयर करोगे आप। कोफिशिएंट कंपेयर करने का मतलब क्या है कि एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर के साथ कंपेयर करोगे और इक्वल्स टू का निशान है तो a प्लस बी मस्ट बी इक्वल्स टू 2। ठीक है, इसी तरह से x का कोफिशिएंट क्या है, b प्लस सी, और इसमें x का कोफिशिएंट क्या है 1, तो ये दोनों भी इक्वल होने चाहिए। तो b प्लस सी कितना हो जाएगा 1 आपका, और a प्लस सी यहाँ पे लेफ्ट साइड में कोई कांस्टेंट है नहीं तो a प्लस सी आपका हो जाएगा 0। तो आपके पास 3 इक्वेशन बन जाएगी, a प्लस बी इक्वल्स टू 2, b प्लस सी इक्वल्स टू 1 एंड a प्लस सी इक्वल्स टू 0। ठीक है, आपको ये 3 इक्वेशन सोल्व करनी है अब टू फाइंड a, b और c की वैल्यू।
अब आप जैसे ही इसको फाइंड करोगे तो आप क्या करोगे, आपकी जो ये वाली इक्वेशन थी इसमें आप ए बी और सी की वैल्यू रख दोगे तो आपका इंटीग्रल फॉर्म बन जाएगा जिसको आप इंटीग्रेट कर पाओगे। तो पहले हम ए बी सी की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो अब क्या करोगे, आपके पास ये 3 इक्वेशन आई थी जब आपने कोफिशिएंट को कंपेयर किया था, ठीक है। अब आगे देखो कि इन तीनों इक्वेशन को आप ऐड कर दो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए प्लस सी इक्वल्स टू 2 + 1 + 0, ठीक है। अब यहाँ पे दो टर्म है, ए की, बी की और सी की, तो 2 कॉमन आ जाएगा और लेफ्ट और राइट साइड में क्या है 3, और ए प्लस बी प्लस सी को आप लिख सकते हो 3/2, ठीक है। अब ए प्लस बी प्लस सी 3/2 को आप फोर्थ इक्वेशन मान लो, ठीक है। अब आपके पास ए प्लस बी की वैल्यू है तो आप इससे सी निकाल सकते हो, ठीक है। आपके पास ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू है और बी प्लस सी की वैल्यू है तो आप इससे ए निकाल सकते हो। आपके पास ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू दी हुई है और ए प्लस सी की वैल्यू है आपके पास, तो इससे आप निकाल सकते हो बी, ठीक है। तो इन तीनों को सोल्व करके आपके पास वैल्यू आ जाएगी इन तीनों की, ए की आ जाएगी 1/2, बी की आ जाएगी -1/2, सी की आ जाएगी 3/2। अब इन 3 वैल्यू को जैसे कि मैंने बताया कि आपको इस वाली फॉर्म में रख देना है, ठीक है। तो इस वाली फॉर्म में रखने के बाद आपकी इक्वेशन कुछ इस तरह से दिखेगी, 1/2 d/dx अपॉन x + 1 प्लस 3/2x - 1/2 x² + 1, ठीक है। यहाँ पे इंटीग्रल का निशान आएगा, ठीक है। उसके बाद अब बस बिल्कुल सिंपल इंटीग्रेशन में बदल गया आपका क्वेश्चन। तो आप 1/2 को कांस्टेंट है तो बाहर लिख सकते हो इंटीग्रल के, और x + 1 का आपको इंटीग्रल पता ही है क्या होएगा। ऐसे ही 3/2 x अपॉन 3/2 को बाहर लिख लो और x अपॉन x² + 1 का इंटीग्रल हो जाएगा, और इसी तरह से इसका। अब इन तीनों को इंटीग्रेट करना बहुत ईजी है, ठीक है। इस वाले का इंटीग्रेशन क्या होगा, 1/2 log x + 1, ठीक है। इसका हम देखेंगे कैसे करते हैं, इसमें मेथड ऑफ सब्सटीट्यूशन लगेगा, और इसका फॉर्मूला आपको तो डायरेक्ट पता है कि इंटीग्रल ऑफ दिस अपॉन 1 अपॉन x² + 1 का क्या होता है, tan इनवर्स x, ठीक है। और एक कांस्टेंट आ जाएगा आपके पास, ठीक है। अब इस वाली टर्म का हम देखते हैं इंटीग्रल कैसे करेंगे। तो मेथड ऑफ सब्सटीट्यूशन तो आपको पता ही है, इंटीग्रेशन में सबसे ईजी कंसेप्ट है। तो आप नीचे वाली टर्म को क्या मान लो, नीचे वाली टर्म को मान लो आप t, ठीक है, और इसको डिफ्रेंशिएट कर दो तो क्या आ जाएगा आपके पास 2x dx = dt, ठीक है। अब क्या करो, आप इस वाली टर्म को कुछ आप क्या करो 2 से मल्टीप्लाई कर दो और 2 से डिवाइड कर दो बेसिकली, ठीक है। तो आपके पास ऊपर वाली टर्म क्या आ जाएगी dt, और नीचे वाली टर्म क्या आपने मानी थी t, तो आपकी इक्वेशन कुछ इस तरह से बन जाएगी, ये टर्म इस तरह से बन जाएगी dt/t, और dt/t का हमें पता है ये क्या होता है। तो फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल सा इसका, इंटीग्रल ऑफ dx/x का क्या होता है, log x⁻e प्लस कॉन्स्टेंट, ठीक है। ये सिंपल सा फॉर्मूला होता है इसका, कितनी बार कर चुके हैं हम, तो आपको याद रखना है ये वाली फॉर्मूला, ठीक है। तो आपने ये कर दिया, ठीक है। अब आपने t की वैल्यू कुछ अज्यूम की थी, यहाँ पे t की वैल्यू क्या मानी थी आपने, x² + 1, तो यहीं पे आपने फिर x² + 1 डाल दी t की जगह पे, और आप ओरिजिनल आपका आंसर आ जाएगा ये वाला, ठीक है। अब इसमें पूछा है कि आपको पर्टिकुलर, अब ये तो आपका जनरल सोल्यूशन फाइंड हुआ है, ठीक है। आपको इसको पर्टिकुलर सोल्यूशन में कन्वर्ट करना है। तो पर्टिकुलर सोल्यूशन को कैसे करते हैं हम कन्वर्ट, आपको कांस्टेंट की वैल्यू, बेसिकली इसके अंदर कोई भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसको कैसे रिमूव करेंगे हम, तो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो आपका ये कर्व निकला है ये पास हो रहा है x,0 से और y = 1 से, ठीक है। तो हम इसमें जो आपका जनरल सोल्यूशन निकला है यहाँ तक, तो इसमें क्या करोगे आप, y की जगह 1 रख दोगे और x की जगह 0 रख दोगे। तो रख के देखते हैं इसके अंदर। तो y की जगह 1 रख दिया, ठीक है, x की जगह 0 रखा, तो ये क्या हो जाएगा log 1 हो जाएगा। log 1 की वैल्यू होती है 0, तो ये पूरी टर्म 0 बन गई आपकी, ठीक है। यहाँ पे भी आप x को 0 रखोगे तो ये वाली टर्म भी आपकी पूरी 0 बन जाएगी। और tan इनवर्स 0 का मतलब क्या होता है, ये भी 0 टर्म होगी, तो आपका क्या हो जाएगा, ये वाली सारी टर्म 0 बन जाएगी। और उसके बाद क्या हो जाएगा, c की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1, ठीक है। c की वैल्यू 1 आ गई आपके पास, और बस आपको कुछ नहीं करना, c की वैल्यू यहाँ पे 1 रख देनी है जहाँ पे आपने जनरल सोल्यूशन निकाली थी ये वाली, ठीक है। अब उसके बाद इसको थोड़ा सा और ढंग से लिख लेते हैं। आप क्या करो, 1/4 को इस वाली टर्म, इन सारी टर्म, इन दोनों टर्म से 1/4 को कॉमन ले लो, तो अंदर क्या बचेगा 2 log 1 + x to the base e प्लस 3 log 1 + x² to the base e, ठीक है। अब क्या होगा, आपके पास एक फॉर्मूला मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था आपको, तो ऐसे दिया होगा आपको, इस फॉर्म में बनेगा a log c to the base b, तो इसको आप लिख सकते हो log b log c की पावर a to the base b, ठीक है। अब आप देखो क्या होगा कि इस वाली टर्म में
आप ए बी सी पहचान पाओगे क्या है, तो और आपको फिर ये वाली फॉर्म लगा देनी है। तो इसमें 2 को मान लो ए, बी को मान लो ई और सी को मान लो 1+x। तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा दो बेसिकली लोग, ठीक है। सी की जगह क्या आ जाएगा 1+x और ए पावर में आ जाएगा 2 है जो कि, ठीक है। और ई सी की और बी की जगह आ जाएगा ई, इसी तरह आप इसमें लगा दोगे, ठीक है। और इस वाली टर्म्स को कुछ नहीं करना। उसके बाद आपके पास एक फॉर्मूला होता है log a टू द बेस ई log b प्लस log b टू द बेस ई, ठीक है। इसको आप लिख सकते हो log मल्टीप्लिकेशन में ए बी टू द बेस ई, ठीक है। तो इन दोनों टर्म को देखो, दोनों के बेस सेम है, ठीक है। और इन दोनों को आप मल्टीप्लिकेशन में लिख सकते हो, तो वही हमने यहाँ पे किया है, ठीक है। यहाँ पे कर दिया हमने और ये आपका फिर आंसर हो जाएगा। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शंस, ये कंसेप्ट है अच्छा। तो ये आपको ध्यान रखना है कैसे करना है, वो पाँचों फॉर्म आपको एक बार ध्यान रखनी है, प्रैक्टिस करोगे तो आप काफ़ी सारे आ जाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, इसमें भी ठीक है 12th क्वेश्चन करते हैं हम। 12th क्वेश्चन में भी आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है और आपको इसका पर्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड करना है। पर्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड करने के लिए आपको कांस्टेंट रिमूव करना है। जब आप जनरल इक्वेशन निकाल लोगे तो आपको वैल्यू एक्स और वाई की वैल्यू दी हुई है ताकि आप कांस्टेंट निकाल पाओ, ठीक है। चलो डिफरेंशियल इक्वेशन से हम बनाते हैं पहले जनरल सोल्यूशन। तो आप क्या करोगे, वेरिएबल सेपरेबल मेथड से एक्स की टर्म एक साइड लिख लोगे और वाई की टर्म एक साइड लिख लोगे। तो डी एक्स इस साइड न्यूमरेटर में आ जाएगा राइट साइड में, और ये वाली टर्म आ जाएगी आपकी सारी की सारी राइट साइड के डिनोमिनेटर में, ठीक है। अब आप इसको फैक्टराइज कर सकते हो। एक्स स्क्वायर प्लस 1 को क्या लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर माइनस 1 को क्या लिख सकते हो, एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, ठीक है। अब अपने पास कोई भी ऐसा फॉर्मूला नहीं है, अब इसको आपको इंटीग्रेट करना है। अब आपके पास ऐसा कोई भी फॉर्मूला नहीं है जिसको आप इस टर्म को इंटीग्रेट कर पाओ, ठीक है। और तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, पार्शियल फ्रैक्शंस इसके अंदर, ठीक है। अब मैंने एक फॉर्म बताई थी आपको पार्शियल फ्रैक्शन की कि 5 फॉर्म होती है, तो इसमें से कौन सी फॉर्म लगेगी, देखो पीछे चलता है थोड़ा सा। तो इसमें आपको पास लगेगी ये वाली फॉर्म, ठीक है। आपको डिनोमिनेटर देखना हमेशा, डिनोमिनेटर में तीनों लीनियर टर्म आपके पास, तो बस ए जितनी भी लीनियर टर्म होगी उतने ही कोफिशिएंट बनेंगे आपके पास, ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी प्लस सी अपॉन एक्स माइनस सी, ठीक है। अब दोबारा से क्वेश्चन पे चलते हैं। आपके पास 3 टर्म है बेसिकली, यहाँ पे 3 लीनियर टर्म है, एक्स, एक्स प्लस 1, एक्स माइनस 1। तो आप इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हो बेसिकली, ठीक है। बस आपको कुछ नहीं करना, पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही आपको एलसीएम ले लेना है इन तीनों टर्म का, और ए की मल्टीप्लिकेशन में क्या आ जाएगा, एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 1, बी के मल्टीप्लिकेशन में क्या आ जाएगा, एक्स और एक्स माइनस 1, सी के मल्टीप्लिकेशन में क्या आ जाएगा, एक्स प्लस 1 और एक्स, ठीक है। अब क्या करना है आपको, कोफिशिएंट अब क्या करना है, इस वाली इक्वेशन को, ये नीचे सारा कट जाएगा आपका डिनोमिनेटर साइड। अब आपके लेफ्ट साइड में तो है 1 और राइट साइड में आप क्या करोगे, इस वाली टर्म्स को बेसिकली आप क्या करोगे, मल्टीप्लिकेशन कर लोगे। तो उसके बाद आपके पास और सारी की सारी पावर्स को बेसिकली जैसे कोफिशिएंट को आप क्लब कर लोगे, ठीक है। तो हमने क्लब करके रखा हुआ है यहाँ पे नीचे। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे, लेफ्ट साइड में 0, तो हम क्या करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी को 0, इक्वेशन 1 बन गई आपके पास। एक्स का कोफिशिएंट भी लेफ्ट साइड में 0 है, ठीक है। तो सी माइनस बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, और माइनस ए की वैल्यू क्या दी हुई है आपको, कोफिशिएंट है 1, ठीक है। तो आपके पास ये आ जाएगा। तो तो थर्ड इक्वेशन से आपके पास डायरेक्टली ए की वैल्यू तो आ गई -1। अब क्या करोगे आप, ए की वैल्यू को 1 में रख दोगे, ठीक है। ए की वैल्यू को 1 में रख दोगे तो आपके पास एक इक्वेशन आ जाएगी बी प्लस सी, और आपके पास एक इक्वेशन पहले से है सी माइनस बी। इन दोनों को अगर आप ऐड करोगे तो आपके पास सी की वैल्यू आ जाएगी, सी इक्वल्स टू 1 - 2, ठीक है। अब आप किसी भी इक्वेशन में अब सी माइनस सी की वैल्यू आपके पास आ गई, ए की वैल्यू आ गई आपके पास, सी की वैल्यू को आप सेकेंड इक्वेशन में रख दोगे तो बी की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1 - 2। अब आपके पास ए की वैल्यू है, ठीक है, और बी की वैल्यू है और सी की वैल्यू है, इन तीनों चीज़ को आप इस वाली इक्वेशन में रख दोगे, ठीक है। तो इसको रखने के बाद आपको इक्वेशन कुछ इस तरह से दिखेगी। आपके पास 3 टर्म हो जाएंगी इंटीग्रल की, ठीक है। तीनों को सेपरेट आउट कर लो और बस कुछ भी नहीं करना, आप क्वेश्चन में कुछ भी नहीं रह गया आपके पास ये वाला फॉर्मूला लगेगा 1/x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x टू द बेस ई, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, log x टू द बेस ई log x प्लस 1 टू द बेस ई log x माइनस 1 टू द बेस ई, ठीक है। अब ये वाला आपका बन गया एक सोल्यूशन। अब इसको थोड़ा फर्दर सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं हम। क्या करेंगे, 1/2 को आप कॉमन ले लो बाहर, तो पहली टर्म में क्या हो जाएगा, -2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी पहली टर्म ब्रैकेट में, ठीक है। अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे टर्म को तो क्या होएगा, ये वाली टर्म बन जाएगी आपकी, ठीक है। तो इन तीनों टर्म में से 1/2 कॉमन ले लिया आपने, तो आपकी इक्वेशन कुछ इस तरह से दिखेगी, ठीक है।
अब क्या हुआ कि अब देखो इन दोनों इक्वेशन, इन दोनों टर्म्स को देखो आप, इन दोनों का बेस सेम है और बीच में क्या है प्लस साइन, ठीक है। तो आप क्या करोगे, ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो आप। तो यही फॉर्मूला लगा के आप बेसिकली क्या कर सकते हो, उससे पहले आपका एक और फॉर्मूला लगेगा ये वाला। इसका फॉर्मूला क्या मैंने पहले भी आपको बताया था, इसका फॉर्मूला होता है आपके पास ए लॉग बी टू द बेस सी को आप लिख सकते हो लॉग बी की पावर ए टू द बेस सी, ठीक है। इसको लिख सकते हो, थोड़ा सा समझ ना आए तो एक बार ढंग से लिख लेना दोबारा से। इसका फॉर्मूला होता है ये वाला, ये थोड़ा सा ढंग से लिख देता हूँ मैं, थोड़ा सा मेरे को यहाँ पे 1 सेकेंड। ये है आपका ए, ठीक है। तो इस वाले टर्म को देखो आप, हमने कैसे बनाया कि ये वाला फॉर्मूला हमने यूज़ कर लिया और आपकी ये वाली इक्वेशन, ये वाली टर्म बन गई आपकी। अब आप क्या कर सकते हो, इन तीनों टर्म का बेस सेम है तो इन तीनों को मल्टीप्लिकेशन में लिख सकते हो आप, इन दोनों टर्म्स को। तो आपका ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा बेसिकली, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा तो ये दोनों टर्म तो न्यूमरेटर में आ जाएगी, क्योंकि इसकी पावर -2 है ना, तो नीचे जाके ये क्या हो जाएगा प्लस, ये डिनोमिनेटर में लिख सकते हो, ठीक है। और इसको फर्दर सिंप्लीफाई करने के लिए x+1 x-1 को मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आएगा x² - 1, ठीक है। तो ये आपका बन जाएगी जनरल इक्वेशन। अब क्या किया हुआ है आपको, जनरल इक्वेशन जैसे ही बन गई, पर आपको पर्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड करना है इसमें। तो पर्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड करने के लिए आपको x और y की वैल्यू दी हुई है। तो x की वैल्यू क्या दी हुई है 2, y की वैल्यू दी हुई है 0। तो अगर आप इस इक्वेशन में y की वैल्यू 0 रख दो और x की वैल्यू रख दो 2, ठीक है। तो रखो इसके अंदर 1/2 log x² - 1, x की वैल्यू है 2 तो ये क्या हो जाएगा 4 - 1 हो जाएगा 3, ठीक है। और नीचे 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और c, ठीक है। c की वैल्यू हो गई आपके पास ये वाली। अब ये वाली वैल्यू को आप उठा के इस वाली इक्वेशन में रख दो, ठीक है। हमने रख दिया और ये आपका सोल्यूशन हो जाएगा। तो इसके अंदर भी हमने पार्शियल फ्रैक्शन यूज़ किया है, जो कि इंटीग्रेशन का एक मेन टॉपिक है। अब क्वेश्चन करते हैं 13th क्वेश्चन काफ़ी ईजी है, थोड़ा सा कन्फ्यूज, मतलब इसमें बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं, तो देखते हैं क्या कन्फ्यूजन होती है इसमें बच्चों को, ठीक है। तो आपके पास दिया हुआ है cos dy/dx = a, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म लगानी है इसके अंदर। तो cos dy/dx = a दिया हुआ है, तो क्या करोगे, ये cos इधर जाएगा तो cos इनवर्स a हो जाएगा, ठीक है। अब आप वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म लगा दो इसके अंदर। तो x की टर्म एक साइड कर दो और y की टर्म एक साइड कर दो, पर x और y की टर्म्स, ठीक है। अब इसमें x और y की टर्म्स ऐसे ऐसे कुछ नहीं है, बस dy और dx ही है। इस वाली टर्म को आप अगर आप देखोगे तो ये कांस्टेंट है, कंफ्यूज मत करना इससे। तो यही वाली चीज़ गलती कर देते हैं बच्चे, ठीक है। तो आप इन वाली टर्म्स को दोनों को सब इंटीग्रेट करोगे तो ये वाली कांस्टेंट टर्म है तो ये तो बाहर निकल जाएगी। और इन दोनों का इंटीग्रेशन तो बहुत ईजी होता है, इसका तो होता है y, इसका होता है x, ठीक है। तो ये वाली आपकी जनरल सोल्यूशन बन जाएगी, बहुत ईजी क्वेश्चन है ये वाला। अब आपको क्या दिया हुआ है कि x की वैल्यू दी हुई है और y की वैल्यू दी हुई है, इससे आप c की वैल्यू निकाल पाओगे। आप y की वैल्यू 1 रख दो, x की वैल्यू 0 रख दो, तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी 0। तो c की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 1, ठीक है। c की वैल्यू आपके पास आएगी और आप इस इक्वेशन में रख दोगे, ठीक है। तो हमने रख दी यहाँ पे। अब क्या किया, 1 को हमने ले गए लेफ्ट साइड में, तो ये y - 1, ठीक है। और डिवाइड कर दिया हमने इसको x से। अब क्या करा कोस इनवर्स को हम इधर ले गए इस साइड, तो ये आपका सोल्यूशन हो जाएगा। आपका थोड़ा सा आंसर रॉन्ग दिया हुआ है एनसीईआरटी के अंदर, तो एक बार आप ये वाला करेक्ट आंसर है एक चेक कर लेना आप। अगला क्वेश्चन है 14th क्वेश्चन भी काफ़ी इजी है। तो इसमें भी आपने पर्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड करना है। आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है और आपको कंडीशन दी हुई है x = 0 और y = 1 है, जिससे आप कोई भी कॉन्स्टेंट को रिमूव कर सकते हो, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। अब इसमें वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म ही लगेगी आपकी। तो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म कैसे लगेगी, या x की टर्म को एक साइड ले जाओ और y की टर्म्स को एक साइड ले जाओ। तो y की टर्म्स हम यहाँ पे ले आए नीचे और dx को ऊपर ले गए, तो दोनों साइड इंटीग्रेट कर दिया हमने, ठीक है। अब क्या है कि इसका इंटीग्रेशन तो बहुत ईजी है, log y होता है इसका, तो हमें सब इतनी बार कर चुके हैं हम इसको। tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है, वैसे तो इसको आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद होना चाहिए, पर फिर भी मैंने एक बार आपको प्रूफ करने के लिए दिखा दिया है यहाँ पे। मैं दिखाता हूँ कैसे आप प्रूफ कर सकते हो कि इसका ये वाला फॉर्मूला होगा, ये याद करना है वैसे आपको, ठीक है। अब क्या करो, tan x को आप लिख सकते हो sin x / cos x, ठीक है। अब आप क्या करो, इसमें मेथड वाइज सब्सटीट्यूशन लगेगा।
मैं सिर्फ ये प्रूव करने के लिए बता रहा हूँ, वैसे आपको ये याद होना चाहिए फॉर्मूला, ताकि मतलब डायरेक्ट लिख पाओ आप। ठीक है, तो अब क्या करो, कोस एक्स को रख दो टी, इसको डिफ्रेंशिएट करो तो क्या आ जाएगा, माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। ठीक है, आप क्या करो, माइनस माइनस यहाँ पे लगा दो, क्योंकि माइनस माइनस मल्टीप्लिकेशन हो गए, प्लस होता है, पर हमें माइनस साइन डी एक्स इसकी वैल्यू चाहिए ना, ये डी टी के इक्वल होगी, ये वाली वैल्यू आपकी ये वाली वैल्यू आपकी डी टी की इक्वल होगी, और ये वाली वैल्यू आपकी होगी टी। ठीक है, तो इसका क्या फॉर्मूला हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन तो हमें पता ही है, हमें यहाँ पे भी देखा था, देखो इस वाली टर्म में भी देखा था, इसका होता है log टी टू द बेस ई प्लस सी। अब टी की वैल्यू आपने क्या मानी थी, टी को आपने मान रखे कोस एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख दो कोस एक्स। ठीक है, अब इसके बाद आपको फॉर्मूला एक बताया हुआ है, मैंने कितनी बार बता चुका हूँ, मैं दोबारा से एक बार और बता देता हूँ। एक फॉर्मूला आपके पास ए log बी सी टू द बेस बी, इसको आप लिख सकते हो log सी की पावर ए टू द बेस बी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपके पास एक या ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला हमने यहाँ पे लगा दिया कि -1 की पावर को, -1 को हमने एक्स इस वाली की, लेट्स से कि सी आपका क्या है कोस एक्स, तो इसकी पावर -1 कर दी। ठीक है, और कोस 1 और कोस एक्स की पावर -1 को लिख सकते हो आप सीकेंट एक्स। ठीक है, तो ये आपका प्रूफ हो गया फॉर्मूला। ठीक है, तो यही हमने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया था, बस मैंने आपको प्रूफ करके दिखाया कि कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका अब हो जाएगा जनरल सॉल्यूशन फॉर दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब आपको एक्स और वाई की वैल्यू दी हुई है ताकि आप ये कांस्टेंट फाइंड कर पाओ। तो वाई की वैल्यू है 1 और एक्स की वैल्यू है 0। ठीक है, आपने वाई की वैल्यू यहाँ पे रखी तो ये टर्म हो जाएगी 0, क्योंकि log 1 होता है 0, यहाँ पे आपने 0 रखा, सेकेंड 0 की वैल्यू होती है 1। ठीक है, तो log 1 भी हो जाएगा 0, सी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी क्या 0। ठीक है, तो आप इस इक्वेशन में आप सी की वैल्यू डाल दोगे, उसके बाद क्या करोगे, ये दोनों टर्म इक्वल है बेसिकली, तो वाई इक्वल्स टू हो जाएगा सीकेंट एक्स। ठीक है, तो ये वाला आंसर आपका आ जाएगा, इजी है बिल्कुल ये वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 0 0। ये पॉइंट इसलिए दिया हुआ है ताकि आप बेसिकली कांस्टेंट को रिमूव कर पाओ, कुछ नहीं दिया हुआ, ये बेसिकली ऐसे ही है। एंड हुज डिफरेंशियल इक्वेशन इज दिस, इसमें भी आपको क्या करना है कि डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है, आपको जनरल सोल्यूशन फाइंड करना है। जनरल सोल्यूशन से आप पर्टिकुलर सोल्यूशन कैसे फाइंड करोगे, आपको एक कोऑर्डिनेट दिया हुआ है जिसमें आपको एक्स और वाई की वैल्यू दी हुई है, जिससे आप कांस्टेंट निकाल पाओगे। चलो इसको देखते हैं अब, ये क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा है। ठीक है, आपको वाई डैश दिया हुआ है ई की पावर एक्स साइन एक्स। ठीक है, वाई डैश को आप लिख सकते हो dy बाई डी एक्स। अब आपको दोनों साइड बेसिकली अब क्या करना है, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म लगानी है यहाँ पे। तो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म शुरू से ही लगाते आ रहे हैं हम कि एक्स की टर्म्स को एक साइड कर लो, वाई की टर्म्स को एक साइड कर लो, तो डी एक्स को आप यहाँ पे मल्टीप्लाई में ले जाओगे। ठीक है, अब क्या करना है, आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाना है इसके अंदर, क्योंकि कोई भी फॉर्मूला ऐसा नहीं है कि जिसको आप मतलब इंटीग्रल का फॉर्मूला है नहीं अपने पास कि इसको आप इंटीग्रेट कर पाओ। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में मैंने आपको एक आइलेट करके चीज़ बताई थी कि इसमें आइलेट में क्या करते हैं कि जिस चीज़ का आपको अब साइन एक्स का आपको बेसिकली इंटीग्रल नहीं पता, ठीक है, इसका इंटीग्रल नहीं होता बेसिकली, तो आप क्या करोगे, साइन एक्स को हमेशा यू और साइन एक्स को क्या करोगे वी में मानोगे ताकि इसका डिफ्रेंशिएशन हो पाए। ठीक है, और क्या आइलेट में क्या है कि आपके पास दो टर्म्स है, देखो ई की पावर एक्स और साइन एक्स। ठीक है, ई की पावर एक्स तो हो गया क्या, ई की पावर एक्स हो गया एक्सपोनेंशियल, और साइन एक्स क्या है आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक। तो क्या करो, इस वाली टर्म को तो आप यू मान लो, ठीक है, और इस वाली टर्म को मान लो आप वी, समझ गए आप। ठीक है, इसको मान लिया आपने यू, दोबारा से बताता हूँ, इसको मान लिया आपने वी। तो बस ये वाला फॉर्मूला आपको बताया था मैंने पिछले लेक्चर में भी, यू वी का डिफरेंशिएशन इंटीग्रल क्या होता है, यू, फिर इंटीग्रेशन करना आपको वी डी एक्स माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ यू, जिसका हमें इंटीग्रेशन नहीं पता, जो कि है ये वाला फंक्शन। ठीक है, ठीक है, और वी डी एक्स, फिर इस पूरी टर्म्स का ये दोनों टर्म आपस में मल्टीप्लाई होगी, तो इन दोनों टर्म्स से कुछ निकलेगा, उसको भी आपको इंटीग्रेशन करना है। तो ये आपका फॉर्मूला है। तो हम बेसिकली इस फॉर्मूले में आप u और v की वैल्यू रख दो, तो आप क्या करोगे, मैं थोड़ा सा अच्छी तरह से लिख देता हूँ इसको, आप इसको मान लो u, इसको मान लो v। u हमने इसलिए इसको माना है क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ना, तो ये पहले आ रहा है एक्सपोनेंशियल से, तो जो पहले आएगा उसको हम u मान लेंगे। ठीक है, अब आपने रखा u की जगह साइन x रख दिया हमने, v क्या था अपना e की पावर x में रख दिया,
डी बाई डी एक्स इंटीग्रल का निशान आया, डी बाई डी एक्स ऑफ यू, यू क्या आपका साइन एक्स, तो यहाँ इसको आपको डिफ्रेंशिएट करना है, वी डी एक्स का इंटीग्रल, ई एक्स डी एक्स का इंटीग्रल, फिर पूरे का इंटीग्रल। ठीक है, अब ये तो काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन बन गया। साइन एक्स, ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, ई की पावर एक्स, फिर एक इंटीग्रल का निशान आया। अब क्या होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। अब साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, कोस एक्स। ठीक है, और ई की पावर एक्स का क्या होता है, इंटीग्रेशन ई एक्स। अब ये दोनों टर्म मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगी। ठीक है, और इसका क्या हो जाएगा, इंटीग्रल करना है आपको पूरा। ठीक है, अब अगेन आपकी एक ऐसी इंटीग्रल टर्म बन गई, इसको मानोगे u, इसको मानोगे v। क्यों, क्योंकि आइलेट में u उसको मानना है, वेट ए सेकेंड, आइलेट में उसको u पहले मानना है जो पहले आ रहा है आपका यहाँ पे। तो आपका क्या है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पहले है तो इसको u मान लिया हमने, उसको मान लिया v। ठीक है, तो जैसे पहले वाला फॉर्मूला हमने लगाया था वो भी इसमें लगा देना है। देखो अब कैसे, ये वाली टर्म तो आपने ऐसे ही लिख दी, इंटीग्रल की टर्म लिखते हैं बस हम। ठीक है, अब कोस x, ये क्या है, u इंटीग्रल ऑफ v डी एक्स, तो ये वाली टर्म लिख दिया ऐसे। फिर इंटीग्रेशन ऑफ डिफ्रेंशिएशन किसका करना है, u का, और इंटीग्रल करना है v का, और ये पूरी दोनों टर्म मल्टीप्लिकेशन होकर कुछ टर्म ले आएगी, उसका पूरे को इंटीग्रेट करना है, तो ये लिख दिया हमने। ठीक है, अब बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है, इसका इंटीग्रेशन तो द्वारा से ई की पावर एक्स हो जाएगा। ठीक है, इसका क्या इंटीग्रेशन होता है, कोस एक्स का माइनस साइन एक्स लिख दिया, और इसका होता है ई की पावर एक्स डी एक्स प्लस सी, माइनस से माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा प्लस। ठीक है, नीचे देखो आगे, इस वाली टर्म को अगर आप, इस वाली टर्म को आप देखो ध्यान से, अब ये पूरे ब्रैकेट में है ऐसे, तो ये माइनस करेगा तो ये द्वारा माइनस हो जाएगा। अब ठीक है, आप इस इक्वेशन को ध्यान से देखो, इसके अंदर ये वाली टर्म को देखो, इस वाली टर्म को हम लिख सकते हैं वाई, क्यों। ठीक है, अब आप इस टर्म को देखो, इसका इंटीग्रल आप करोगे तो आ जाएगा वाई, और ये आपका दिया हुआ है। ठीक है, नीचे द्वारा से इंटीग्रेट नहीं करना में, तो इसको वाई को आप लिख सकते हो ई की पावर एक्स साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, इसी को हमने वाई मान लिया नीचे। ठीक है, इस वाली टर्म को आप लिख सकते हो वाई। अब आगे क्या करना है, ये हो जाएगा माइनस वाई टोटल। अब वाई, अब ठीक है, ये वाली इक्वेशन आपकी आ जाएगी बेसिकली। अब इस वाली टर्म को आप लेफ्ट साइड ले जाओ तो हो जाएगा 2y। ठीक है, अब ये वाली इक्वेशन में आप क्या करो, अब आपके पास ये जनरल सोल्यूशन आ गया बेसिकली। अब आप ये कह रहा है कि क्वेश्चन के अंदर ये कर्व जो हो रहा है आपका पास 0,0 से, तो आप कॉन्स्टेंट की वैल्यू निकाल सकते हो। तो y की जगह 0 रख दो, x की जगह 0 रख दो, तो आपके पास c की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। ठीक है, c की वैल्यू को आप रख दोगे यहाँ पर, तो हमने रख दिया यहाँ पर c की वैल्यू को, और बस आपका ये वाला आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16th। ठीक है, तो इसमें भी आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है, और एक आपको पॉइंट दिया होगा जो आपकी हेल्प करेगा कॉन्स्टेंट को रिमूव करने में, ताकि आप पर्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड कर पाओ। ठीक है, तो आपको ये वाली इक्वेशन दी हुई है। अब इसमें भी आप सेपरेबल फॉर्म लगा दोगे, तो उससे क्या होगा कि आपको x की टर्म एक साइड लेके जानी है और y की टर्म एक साइड लेके जानी है। ठीक है, तो हमने x और y की टर्म एक साइड ले ली। अब क्या करना है, आपको इंटीग्रेट करना है बोथ साइड को। ठीक है, तो आप इसको आप ऐसे लिख सकते हो, ऊपर वाली टर्म को y+2 -2। ठीक है, dy, और इस वाली टर्म को तो आप सेपरेट आउट कर सकते हो x/x + 2/x। ठीक है, तो जैसे ही हमने ये किया ना, y+2 अपॉन y+2 -2, तो इन दोनों टर्म्स को आप सेपरेट आउट कर सकते हो। तो y+2 डिवाइड बाई y+2 क्या हो जाएगा 1, और -2 अपॉन y/2 हो जाएगा, और ये हमने पहले ही सेपरेट कर ली थी, x से x कट जाएगा। तो बस इस टर्म का आपको इंटीग्रल करना है, बहुत ही सिंपल है इसका इंटीग्रल करना। इसका क्या हो जाएगा y, इसका क्या हो जाएगा log y/2 टू द बेस e, इसका क्या हो जाएगा x, इसका क्या हो जाएगा log x टू द बेस e प्लस c। ठीक है, अब ये कह रहा है कि क्वेश्चन के अंदर आपका कर्व पास हो रहा है 1,-1 से। ठीक है, बस आपको कांस्टेंट की वैल्यू जब आप ये पुट करोगे, x की जगह 1 और y की जगह -1, तो आपका बेसिकली c की वैल्यू आ जाएगी। देखते हैं कैसे। y की जगह रख दिया आपने -1, इसके अंदर भी -1 रख दिया, तो ये वाली टर्म क्या हो जाएगी log 1, ये पूरी टर्म तो आपकी 0 हो जाएगी। ठीक है, तो 0 होगी 1 प्लस
एक्स की जगह आपने रख दिया 1, ये वाली टर्म भी आपकी 0 हो जाएगी, ठीक है। -1 = 1 + c, ये वाली बचेगा, तो c की वैल्यू हो जाएगी -2। अब c की वैल्यू को आप इस वाली टर्म में रख दोगे, ठीक है। यहाँ तक रख दिया, इसको बस थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे हम, तो log के थोड़े बहुत फॉर्मूले यूज़ होंगे इसके अंदर, बाकी कुछ नहीं है। अब क्या करोगे आप, log वाली टर्म्स को एक साइड ले जाओ, log वाली टर्म को मैं इस साइड ले गया और बाकी दूसरी वाली टर्म्स को इस साइड ले आया, लेफ्ट साइड, ठीक है। अब आप इस टर्म को ध्यान से देखो, इस वाली टर्म को आप एक फॉर्मूला लगा सकते हो, a log c टू द बेस b को आप लिख सकते हो log c की पावर a टू द बेस b। तो इस वाली टर्म का क्या हो जाएगा, log x² टू द बेस e, इसका हो जाएगा log y/2 का होल स्क्वायर टू द बेस e, ठीक है। यही हमने लिख दिया, ये वाला फॉर्मूला बहुत ईजी है, अप्लाई करके देखना। उसके बाद आपको एक और फॉर्मूला लगाना है, दोनों का बेस सेम है और बीच में प्लस का साइन है, तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो, log a टू द बेस e प्लस log b टू द बेस e को लिख सकते हो आप log ab टू द बेस e, ठीक है। अब इन दोनों टर्म्स में क्या करा, मल्टीप्लाई में आ जाएगी ये दोनों टर्म्स, तो ये हमने ये लिख दिया, ये आपका आंसर हो गया। तो ये लेक्चर यहीं तक था, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और कमेंट्स में आप लिख सकते हो अगर आपको कुछ चीज़ समझ नहीं आई हो।